हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो एनएफएल का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए एक रिवीजन सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और उसी रिवीजन सीरीज़ का आज ये थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट से, बिकॉज वी आर 50% फास्टर, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू इज़ क्रॉप कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप, जो फार्मर है अगर उसने अपने फील्ड एरिया में कोई भी मेन क्रॉप लगाई है एंड ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी, ये जो मेन क्रॉप है वो फेल हो जाती है, तो बाकी का जो हमारा सीज़न बचा हुआ है उस सीज़न में कौन सी ऐसी क्रॉप लगाएंगे ताकि हमारा इकोनॉमिक लॉस किसी तरह कंपनसेट हो जाए। सो ये जो क्रॉप हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी कंटिंजेंट क्रॉप। ठीक है, कंटिंजेंट क्रॉप या इसको कैच क्रॉप भी कहा जाता है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा तोरिया। ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की ये आपकी क्रॉप होती है। इसके अलावा वी हैव द रिले क्रॉप। रिले क्रॉप क्या होता है, एक हमने जब स्टैंडिंग क्रॉप ऑलरेडी लगा रखी है, बीच में हम क्या करेंगे, दूसरी क्रॉप भी अगर हम लगाने लगे, ठीक है, बिन उसके हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हम अगर दूसरी क्रॉप की सोइंग कर देंगे तो उसे रीले क्रॉपिंग कहा जाता है। कवर क्रॉप क्या होता है, कोई भी हम अपनी जो लैंड एरिया है वहाँ पर सॉइल का इरोजन रोकने के लिए हम कवर क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, जल्दी से ये ग्राउंड को कवर कर लेती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ सिचुएशन इन विच रेनफॉल डेफिशिएंसी, यानी कि अगर कहीं कोई हमारा लैंड एरिया है, कोई एरिया है, वहाँ पर नॉर्मली 100 mm की रेनफॉल होती थी, लेकिन इस साल क्या हुआ, सिर्फ 70 mm की रेनफॉल हुई, यानी कि मतलब अराउंड 25% से ज़्यादा 30% की इसमें डिफिशिएंसी देखने को मिली। तो हम ऐसी सिचुएशन को, ऐसे सिचुएशन में जो ड्रॉट आ गया है उसको क्या कहेंगे, उसको कहा जाता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, अब ये मेट्रोलॉजिकल जब बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग करेगा, यानी कि अगर सब्सिक्वेंटली मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट प्रोलॉन्ग करता है, यानी कि बहुत टाइम तक अगर आपकी रेनफॉल नहीं होती है तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर वाटर का लेवल बहुत कम आ जाता है। सो उसे कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक ड्रॉट है। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी जब बहुत कम होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है जब वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन ड्यू टू बहुत सॉल्टी कंडीशंस की वजह से या फिर कोई भी ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वो अगर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो ले नहीं पा रहा है वाटर को, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ट्रैशेस, वीड्स या फिर कोई भी आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है अगर हम उसको जलाते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसी प्रोसेस को जहाँ पर हम तो हमारा थोड़ा सा नर्सरी वाला एरिया हो सकता है, लैंड एरिया हो सकता है, जहाँ पर हम स्टेरिलाइजेशन करने के लिए बर्निंग की प्रोसेस करते हैं। इस स्टेरिलाइजेशन से क्या होता है, मतलब जब हम बर्निंग करेंगे तो वहाँ पर जितने भी स्पोर्स प्रेजेंट हैं, जितना भी एग मास है कोई इंसेक्ट का, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैपिंग की प्रोसेस कहा जाता है। स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन क्या है, ये सीड से रिलेटेड आपके टर्म है, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कि प्लोइंग जब की जाती है, हमारे जो मेज का क्रॉप है, अगर वो 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग, जब सोइंग कर ली उसके बाद हम उसमें प्लोइंग करते हैं, बीच में क्यों की जाती है, एरेशन बढ़ाने के लिए, सॉइल में एरेशन बढ़ाने के लिए, और अगर वीड्स आ गई हैं तो वीड्स को अपरूट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम, हेलोडिंग। ठीक है, यही ऐसी ही प्रोसेस जब हम राइस में करते हैं स्टैंडिंग वाटर में, तो उसको कहा जाता है ब्यूशनिंग। ठीक है, बाकी पैरायूटेरा क्या है, रिले क्रॉपिंग के ही ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द अरोमा इन द राइस। राइस में अरोमा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल आती है बासमती राइस में या राइस में, वो किस वजह से आती है, कौन सा ऐसा केमिकल वहाँ पर प्रेजेंट होता है, सो दैट इज द 2-एसिटाइल-1-पायरोलीन, या इसको डाई एसिटाइल पायरोलीन भी कहा जाता है। शॉर्ट में आपको याद करने के लिए DAP आप याद कर सकते हो, डाई एसिटाइल पायरोलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। प्री इमर्जेंस यानी कि जब हमारा कोई भी क्रॉप है वो इमर्ज होने से पहले ही जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं ऑन दी लैंड एरिया, सॉइल में जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं,
ये जनरली कब किया जाता है, जब हम सोइंग कर देते हैं, सोइंग के 1 और 2 डेज़, मतलब क्रॉप हमने जब सोई कर दी उसके 1 या 2 दिन बाद जब हम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि वीड कंट्रोल मेज़ में वीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड डाला जाता है, दैट इज़ द एट्राजीन हम डालते हैं उसमें, ठीक है। Next is question number 7, that is what is the specific factor responsible for the occurrence of cross pollination in pearl millet. So pearl millet में एक condition होती है that is called as the protogyny, ठीक है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, जो हमारा फीमेल वाला पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू द मेल वाला पार्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मेच्योरिटी में डिफरेंस आ जाएगा, मेच्योरिटी के टाइम में डिफरेंस आ जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। सो दैट इज़ द प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटो एंट्री की कंडीशन किस में देखने को मिलती है, मेज़ में आपने देखा होगा जो टेसल है वो पहले इमर्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू सिल्क बाद में इमर्ज होता है, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, प्रोटो एंट्री की कंडीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द प्रूसिक एसिड कंटेंट इन सॉर्गम। सो सॉर्गम में आपने सुना ही होगा कि जब लेस देन 45 डेज आफ्टर सोइंग का टाइम होता है सॉर्गम में, तो ये जो इसकी लीव्स होती हैं वो हम फीड नहीं करवाते लाइव स्टॉक को, क्योंकि प्रूसिक एसिड या फिर आप बोल सकते हो HCN का कंटेंट बहुत हाई होता है ना, तो इस वजह से नहीं करवाते। आफ्टर 45 डेज आप फीड करवा सकते हो। सो ये जो प्रूसिक एसिड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। सो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हम जनरली कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो ड्राई लैंड एरियाज़ हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पर करी जाती है, वहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के लिए और ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं आपके, कुछ होते हैं जो आपकी हाइट रिड्यूस कर देते हैं, ड्वार्फनेस करते हैं, कुछ होते हैं जिनमें स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, कुछ होते हैं जो एक लेयर बनाते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। सो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या है, साइकोसिल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज among the listed option which crop demonstrates the high tolerance to salt। तो salt वाली conditions जो है, सॉल्ट मतलब सॉल्ट जब प्रेजेंट होगा बहुत ज़्यादा सॉइल में, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी क्रॉप को उगा सकते हैं, तो इसमें आता है हमारा बार्ले। काफ़ी हार्डी क्रॉप है ये। व्हेन वी टॉक अबाउट द वीड कंपटीशन आल्सो, सो वीड से भी बहुत अच्छे से compete कर लेती है, ड्रॉट में भी काफ़ी इसका टॉलरेंस रहता है, और साथ ही साथ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स में भी ये टॉलरेट कर लेती है। इसके अलावा सॉर्गम, वीट, ट्रिटिकेल, राई, ओट्स, ये सब भी क्या है, सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी गुड इन रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी है इस सॉइल की, साथ ही साथ इसमें स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, स्वेलिंग और श्रिंकिंग वाली प्रॉपर्टीज़। तो ये किस में होती है, मेनली होती है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा इसमें मिनरल बहुत हाई अमाउंट में है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 इज लिट्रेटिक सॉइल। लिट्रेटिक सॉइल जो है उनमें आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका बेस सेचुरेशन कितना होता है। बेस सेचुरेशन यानी कि जो CC होता है ना, दैट इज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो यही कुछ साइट्स में होता है ना, यहाँ पर जो भी कैटायंस है वो जाके आके अटैच हो जाते हैं। अब CC के जो मेनली जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर मोस्टली जब बेसिस अटैच हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है बेस सेचुरेशन, ठीक है। तो कितने परसेंट पे, अराउंड मोर देन 35% जो CC है वो किससे ऑक्यूपाइड रहता है, बेसिक कैटायंस से। बेसिक कैटायंस जैसे कि हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के आयंस हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये आपको PPT मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा नीचे का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट स्टेप इन सॉइल इरोजन बाय वाटर इज। सो कभी भी आपने देखा होगा इरोजन या तो विंड से होता है या वाटर से होता है। अब वाटर से जब इरोजन होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं रेनफॉल के,
तो उनसे क्या होता है, फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज स्प्लैश इरोजन होता है, ठीक है। स्प्लैश इरोजन का ही आगे नेक्स्ट वाला वर्जन क्या है, शीट इरोजन, जहाँ पर स्प्लैश में क्या है, कुछ आपके पार्टिकल्स ही स्प्लैश से इरोड होंगे, लेकिन नेक्स्ट आता है हमारा शीट इरोजन, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से जो हमारा लैंड एरिया है वहाँ से शीट की फॉर्म में जो ऊपर की लेयर है, एक पतली सी लेयर निकल जाती है, इरोड हो जाती है, दैट इज़ द शीट इरोजन। इसी में जब नेक्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है दैट इज़ द रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वो इरोड होके, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे बना देता है। इसका ही नेक्स्ट जो एडवांस वर्जन है दैट इज़ द गली इरोजन। गली इरोजन में बड़ा आप बोल सकते हो ज़्यादा इंटेंस ये क्या बोलते हैं इसका, ट्रफ्स बना देता है इसका, ठीक है। सो इसमें क्या है, और गहरे गहरे आपकी गलीज बन जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, स्प्लैश इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो हमारी होती हैं वो हमारी मेनली 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक है हमारी सलाइन सॉइल होती है, सोडिक सॉइल होती है, और तीसरी है सलाइन सोडिक। सोडिक सॉइल को ही हम एल्कली सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब pH मोर देन 8.5 हो, ESP यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जब आपका मोर देन 15% हो, और EC यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर हो, तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहेंगे, ऐसी सॉइल को हम सोडिक सॉइल कहेंगे। अब सोडिक सॉइल देखिए बहुत इजी, आप इसको पता लगा सकते हो। सोडिक सॉइल में क्या होगा, सोडिक सॉइल में क्या होता है, सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है। अब सोडियम आयंस हैं तो फिर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि मोर देन 15% है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, pH आ गया नेक्स्ट। अब pH क्या होता है, जो हमारे सलाइन सॉइल्स है ना, सलाइन सॉइल्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, है ना, और सॉल्ट्स मेजरली क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। तो न्यूट्रल कब आएगी ऐसी कंडीशन, जब ये pH हमारा अराउंड 7 होगा। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, वैसे अराउंड 7 एग्जैक्ट नहीं होता है, लेस देन 8.5 होता है, लेकिन आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल्स मोस्टली होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट्स का pH क्या होगा, हमेशा 7 के अराउंड होगा। तो 7 के अराउंड है तो फिर pH क्या होगा इसमें, लेस देन 8.5। अब जब लेस देन 8.5 सेलाइन सॉइल का हो गया तो सोडिक सॉइल का क्या होगा, इसका ऑपोजिट है हमारा, ठीक है। तो सोडिक सॉइल में इट्स मोर देन 8.5, ठीक है। ऐसे EC है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉल्ट के आयंस की वजह से। सॉल्ट के आयंस कहाँ ज़्यादा होंगे, सलाइन सॉइल में। तो सलाइन सॉइल में इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, मोर देन 4। और इसी का ऑपोजिट किस में होगा हमारा, सोडिक सॉइल में, लेस देन 4। अब सोडिक सॉइल में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज तो ज़्यादा होंगी, सोडिक सॉइल है वो, तो इसीलिए हमेशा इसमें मोर देन 15 होता है, और सलाइन सॉइल में इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज़ लेस देन 15, ठीक है। और जो हमारी सलाइन एल्कली सॉइल है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दोनों की ही इसमें प्रॉपर्टी है, और दोनों में ही जो ज़्यादा हमारा कंपोनेंट है, मोर देन 8.5, मोर देन 4 और मोर देन 15, ये इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ। सो सॉइल के स्ट्रक्चर्स हमारे मोस्ट डिजायरेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, क्रम्बी या ग्रैनुलर, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए या तो हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, टिलेज से भी इम्प्रूव होता है, और दूसरा हमारा किस चीज़ से इम्प्रूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर जब हम डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट टर्म रेफर्स टू द न्यूली डेवलप्ड एलुवियल सॉइल। सो न्यूली डेवलप्ड, देखो एलुवियल सॉइल क्या है, 2 टाइप की होती है हमारी, एक खादर होती है और एक भांगर होती है, ठीक है। तो जो न्यूली फॉर्म्ड होती है खादर, और जो पुरानी वाली होती है दैट इज़ द भांगर, ठीक है। ओल्ड वन इज़ द भांगर, ठीक है। रेगुलर सॉइल क्या है, रेगुलर सॉइल ब्लैक सॉइल को ही कहते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसी टाइप की रॉक है, ये एक इग्नीशियस रॉक है। इग्नीशियस रॉक क्या होती है, जो मैग्मा से डायरेक्टली फॉर्म होती हैं, दोज आर दी इग्नीशियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन द प्रोसेस। सो जब भी हमारा फॉर्मेशन किसका होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सो उसमें हमारे कुछ एक्टिव
आप बोल सकते हो एक्टिव फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पैसिव फैक्टर्स, ठीक है। सो हमेशा इसमें जो फंक्शन हम देखते हैं दैट इज़ एक तो होता है हमारा क्लाइमेट, क्लाइमेट एक्टिव फैक्टर होता है, ऑर्गेनिज्म होता है एक्टिव फैक्टर, उसके अलावा हमारा है रिलीफ टाइम, ठीक है, और पेरेंट मटेरियल। सो ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं पैसिव फैक्टर्स। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था अबाउट द मोस्ट एक्टिव, सो मोस्ट एक्टिव इसमें से क्या होगा हमारा क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसमें दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड ऑल्टरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, देखिए क्वेश्चन आप बहुत लंबा करवाया गया है फालतू, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेजर आपको वहाँ से पकड़ना है कि क्या ये एक्चुअली पूछना चाह रहा है और फटाक से उसका आंसर दे देना है। तो क्या है सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन लंबा दे रखा है आपको, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इमोबाइल इन प्लांट। सो इमोबाइल कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेनली आपका बोरॉन और दूसरा होता है आपका